Welcome to Learners Academy. The next topic in the chapter is topic you can see on the screen, derivatives of functions in parametric form. काफी इजी सा टॉपिक है एंड इम्पोर्टेंट सा भी है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा इम्प्लीकेशन है डिफरेंशियल इक्वेशंस में। डिफरेंशियल इक्वेशंस हम पढ़ेंगे तो उसमें इस टॉपिक का बड़ा इफेक्ट है। ठीक है, और कुछ नई बातें भी हम इस टॉपिक में सीखेंगे। ऐसा नहीं कुछ नया फंक्शन फंक्शन नया निकल के आएगा, सॉरी फंक्शन नया निकल के आएगा। सो नई टेक्निक सीखनी है अपने को, एक है ना। तो पहले तो मीनिंग समझते हैं। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ऐसे फंक्शंस जो पैरामेट्रिक फॉर्म में होते हैं उनका डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है। तो उसके लिए पहले एक मिनट, उससे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामेट्रिक फॉर्म तो तब बनेगी ना जब पैरामीटर का मतलब समझ में आएगा। सो टेल मी, पैरामीटर का मतलब क्या होता है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है, बोलो, बता सकते हो। का मतलब क्या होता है। नहीं बता। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ एक सवाल कि आपके कॉलेज में एडमिशन के क्या क्या पैरामीटर्स हैं। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन नहीं कह सकते, आधार। ठीक है, आधार क्या क्या है समझ गए, मापदंड क्या क्या है ऐसा कह सकते हैं, ठीक है ना। तो वो ये पैरामीटर। तो क्या होगा, ऐसे फंक्शंस जो पैरामेट्रिक फॉर्म में यानी कि किसी और आधार पर डिपेंड कर रहे हैं, ऐसे फंक्शंस जो किसी और आधार पर डिपेंड कर रहे हैं, उन फंक्शंस का डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। तो पहले तो मैं बताता हूं ऐसे फंक्शंस कौन से होते हैं जो दूसरे आधार पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल, स्ट्रेट अवे एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ऐसे फंक्शंस की शक्ल देख लो एक बार कैसी है, तो फिर आगे की काम अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अभी तक हमने दो तरह के फंक्शन सीखे थे, एक था एक्सप्लिसिट, एक था एक्सप्लिसिट और एक था इम्प्लिसिट, राइट। ये तो सीख ही लिए थे, है ना। अब एक्सप्लिसिट का लेट्स से एग्जांपल ले लूं मैं, बोलो बोलो, जैसे कि y इक्वल टू 3x प्लस साइन एक्स। यहाँ आ जाओ, इम्प्लिसिट का एग्जांपल लो, जैसे y इक्वल टू 3x प्लस साइन वाई लिख दूं, तो ये इम्प्लिसिट है, इसमें y आइसोलेट नहीं हो सकता। अच्छा, आइसोलेट हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल को करते हैं जिसका डेरिवेटिव होता है ना। ऐसे नहीं कि सर इसमें से x को कर दो, इसमें x तो आइसोलेट हो जाएगा, बट x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है ना, x हमेशा x एक नेचुरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, नेचुरली उसी को इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना जाता है, और y नेचुरल डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ओके। अब तीसरा पैरामेट्रिक फॉर्म का फंक्शन देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म वाला फंक्शन देखना। देखो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x। ठीक है, y किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y एज ए फंक्शन ऑफ x, यस और नो। y एज ए फंक्शन ऑफ x लिख सकता हूँ। इसमें y किस पे डिपेंड कर रहा है, y एज ए फंक्शन ऑफ x। हालांकि उसमें y भी बैठा है क्योंकि वो इम्प्लिसिटली गिवन है, पर तो y x का ही फंक्शन। भाई अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो समवॉट ऐसे ही बनेगा, जिसमें x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसका भी ऐसे ही बनाएंगे, x होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन इधर आओ, थर्ड केस मैंने कहा, देखना ध्यान से, y इक्वल टू 3t और x इक्वल टू साइन टी। देखो क्या हुआ, ध्यान से देख, y एक t का फंक्शन बता दिया मैंने, और x भी उसी t का फंक्शन बता दिया, सेम t का फंक्शन बता दिया। तो अगर हमको y और x एक दूसरे के फंक्शन ना देके किसी तीसरी चीज के फंक्शन गिवन हो, तो वो तीसरी चीज कहलाती है पैरामीटर। समझ आया। अगर y और x एक दूसरे के फंक्शंस ना देके किसी तीसरी चीज के फंक्शंस गिवन हो, तो वो तीसरी चीज क्या कहलाती है। तो यहाँ पे t हो जाएगा हमारा वो पैरामीटर, और ये फंक्शन कहलाएगा फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म। नहीं, अपने को y एज ए फंक्शन ऑफ x ही डिफरेंशिएट करना, तरीका भी देखेंगे। अभी तो फंक्शन कैसा है वो शक्ल देखो पहले तो, है ना। अभी तरीका देखेंगे हाउ टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, वो अभी तरीका बता रहा हूँ। पहले फंक्शन की डेफिनेशन समझ में आई, y एज ए फंक्शन ऑफ t है हमारे पास, यानी कि अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, सो इट इज समवॉट लाइक y एज ए फंक्शन ऑफ t, f ऑफ t, ये g ले लो इसको, g ऑफ t, एंड
साथ में x एज ए फंक्शन ऑफ t, x इक्वल टू h ऑफ t कह सकता हूं मैं। y भी t का फंक्शन, x भी t का फंक्शन। ठीक है, ऐसी शक्ल में दिखाई देंगे और सेम पैरामीटर की शक्ल में दिखाई देने चाहिए। सेम पैरामीटर की शक्ल में दिखाई देने चाहिए। वो टी की शक्ल में है तो ये भी टी की शक्ल में, ऐसा नहीं है ये यू की शक्ल में है। हालांकि वो भी पैरामेट्रिक फॉर्म वाला फंक्शन होगा, लेकिन फिर उसका डेरिवेटिव नहीं निकलेगा। डेरिवेटिव तभी निकलेगा, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x तभी बना सकते हो, y एज ए फंक्शन ऑफ x तभी बना सकते हो जब y और x दोनों सेम चीज पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये दोनों अलग अलग चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं तो y एज ए फंक्शन ऑफ x नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ u होता तो y t पे डिपेंड कर रहा है, x u। अब जब तक t और u का कनेक्शन नहीं मिलेगा तब तक y और x का कनेक्शन भी नहीं मिल सकता। तो सेम पैरामीटर पे डिपेंड करने जरूरी है। अब t और t तो सेम हो गए ना, t और t तो सेम हो गए, तो अब y को x का फंक्शन बनाया जा सकता है, यानी कि इन दोनों फंक्शंस में से y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाया जा सकता है। एक डेमो दे दूं कैसे बन रहा है इसी एग्जांपल में से। देखो x इक्वल टू साइन t है, तो टेल मी t क्या होगा? साइन इनवर्स x होगा। होगा, इस साइन इनवर्स x को इधर पुटअप कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 3 sin inverse x। सो यू कैन सी y इज अ फंक्शन ऑफ x कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अच्छा कई बार, अभी तो बहुत आसानी से हो गया, कई बार इतनी आसानी से नहीं होता है। पता है कब हो सकता है इतनी आसानी से? तभी हो सकता है जब इधर इधर से t को आइसोलेट कर किया जा सके इस वाली इक्वेशन से। नीचे वाली x इक्वल टू साइन टी वाली इक्वेशन में से, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाली इक्वेशन में से t को आइसोलेट किया जा सके। हो गया ना आइसोलेट ये, तो ये आइसोलेट हो गया तो उसकी वैल्यू पुटअप हो गई। मान लो ये ऐसा फंक्शन, क्योंकि ये भी तो, ये दोनों भी तो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट हो सकते हैं। इस बार तो ये दोनों ही एक्सप्लिसिट है, तो टी की वैल्यू उधर से भी निकाल सकते हो, उधर से भी निकाल सकते हैं। ऊपर वाली से निकले ना निकले, नीचे वाली से टी की वैल्यू निकलनी चाहिए, तब जाके टी आइसोलेट होगा और उसमें पुटअप होगा, तब ये कन्वर्टेबल है। सर नीचे वाले से टी आइसोलेट ना हो तो हमको कौन सा फंक्शन बताना है? हमको तो डेरिवेटिव बताना है। ये तो खैर मैंने फंक्शन ही डिफाइन कर दिया कि y की वैल्यू 3 sin 1x है। y की वैल्यू क्या है? 3 sin 1x। अब इसको डिफरेंशिएट करके आप dy/dx निकाल लो। लेकिन हमको इस एक्सरसाइज में फंक्शन छोड़ने सिंप्लीफाई करने बैठ के, हमको तो क्या करना है? डेरिवेटिव्स निकालना है। तो यहां से अगर t आइसोलेट ना भी हुआ तो भी डेरिवेटिव तो निकल जाएगा, dy/dx तो निकल जाएगा। जो ये वाला तरीका तो लास्ट तरीका है और बेसिक तरीका है। ये तरीका नहीं करना अपने को कि यहाँ से टी की वैल्यू निकाल के उधर पुटअप करनी है। मान लो टी की वैल्यू निकलने लायक ही ना हो, मतलब इम्प्लिसिटली गिवन हो, फिर तो फिर आप छोड़ दोगे कि नहीं सर टी की वैल्यू निकल ही नहीं रही, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बन ही नहीं रहा। मतलब वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाकर डिफरेंशिएट करना इज लाइक ट्रेडिशनल तरीका, बोरिंग तरीका। अपन वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाएंगे ही नहीं, सीधे ही डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। वो तरीका देखना है अपने को। ठीक है क्या? जो चीज अभी तक समझाई गई वो बस समझ में आई सबको? अगर इसका ग्राफ बनाए तो इसमें इसमें y एज ए फंक्शन ऑफ t का ग्राफ बनाए तो देखो ऐसा बनेगा कि y तो डिपेंड कर रहा है किस पर? t पर, तो t यहाँ आ जाएगा, y यहाँ आ जाएगा। एंड मतलब ये तो हो गया मेरा y एज ए फंक्शन ऑफ t, y इक्वल टू क्या था? g ऑफ t, g ऑफ t। ठीक है ना? और यहाँ पे x डिपेंड कर रहा है t पर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ h, नहीं x, x, ये x है ना, x डिपेंड कर रहा है t पे, तो x एज ए फंक्शन ऑफ t। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? t से t कैंसिल, और ये जो x है वो उठ के यहाँ आ जाएगा। तो इन दोनों को ग्राफ को मर्ज कर दूं तो कंबाइंड ग्राफ बन सकता है y एज ए फंक्शन ऑफ x का। सेम ऐसा ही है जैसे ग्राफ बने ऐसा बन सकता है। समझ आया? हालांकि हमको ग्राफ नहीं बनाने, हमको फंक्शंस मर्ज नहीं करने। फंक्शंस मर्ज हो पा रहे हैं, जैसे इसमें तो हो गया सर y इक्वल टू 3 sin 1x है। नहीं भी होगा कईयों में, कईयों में नहीं भी होगा, उस केस में भी देखना पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, समझ आया? तो इन फर्स्ट इम्प्रेशन पैरामेट्रिक फॉर्म के फंक्शंस का डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है, तो इसमें नोट डाउन क्या क्या करना है वो सुनिए, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन वाइज पैरामेट्रिक फॉर्म के फंक्शंस की डेफिनेशन क्या होती है वो सुनिए, स्टेप बाय स्टेप चले ना। ये हो गया था हमारा। ये दिस इज द टॉपिक नेम जो आपको स्टार्ट करना है, पढ़िए। डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इन पैरामेट्रिक फॉर्म, ये तो बुक का टॉपिक है। देखो मैंने एक टॉपिक, इसी टॉपिक का एक दूसरा नाम और दिया है,
डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। अब इस वाले टॉपिक का नाम ऐसा क्यों है ये भी नीचे पता चलेगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेट टू बी इन पैरामेट्रिक फॉर्म। एक ऐसा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स को पैरामेट्रिक फॉर्म वाला फंक्शन कह सकते हैं अगर बोथ द डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल x depend on a third given variable, or we can say both the dependent and independent variables y and x are the functions of the third variable। भाई अगर y एज ए फंक्शन ऑफ x है दैट मींस y x पे डिपेंड कर रहा है ना, y एज ए फंक्शन ऑफ t है तो y t पे डिपेंड कर रहा है, x एज ए फंक्शन ऑफ t है तो x t पे डिपेंड कर रहा है। तो या तो मैं ऐसे कहूं कि दोनों के दोनों वेरिएबल y एंड x जो हैं डिपेंड कर रहे हैं तीसरे वेरिएबल पे, या फिर मैं ऐसे कहूं कि दोनों के दोनों डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y और x तीसरे वेरिएबल के फंक्शन से, बात वही है, डिपेंड कर रहे हैं और उसके फंक्शन से, बात तो एक ही है ना। ठीक है, किसी को उसमें समझ में आया तो वो रख लो, किसी को ये समझ में, कुल मिला के y और x की वैल्यू t की फॉर्म में या किसी तीसरे वेरिएबल की फॉर्म में गिवन, और वो जो तीसरा वेरिएबल है दैट वेरी थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर, एंड दैट थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड द पैरामीटर। ओके, मैथमेटिकली डिफाइन कर रहे हैं तो इन शॉर्ट एक ऐसा फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स ताकि y एज ए जी ऑफ टी गिवन हो और x एज ए एच ऑफ टी गिवन, मतलब गिवन ये हो, गिवन तो ये दोनों हो, और इसमें जब y एज ए फंक्शन ऑफ x डिफाइन कर लें तो उस फंक्शन को हम कहेंगे फंक्शन इन ए पैरामेट्रिक फॉर्म, इज ए पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, एक पैरामेट्रिक फॉर्म्ड फंक्शन है जहां पे t उसका पैरामीटर है। समझ आया क्या? ठीक है, समझ आया, बोलो ठीक है। हाँ बोलो। कॉम्प्लिकेटेड तो होगा ही ना, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, इतना अच्छे से नहीं आ रहा है, कुछ एग्जांपल्स अभी लेते हैं, देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं फिर अच्छे से भी आएगा। देखो सपोज करो, सपोज करो आप सृष्टि पे डिपेंड कर रहे हो, ठीक है ना, ये तो है जनरल केस। अब सेकंड केस सोचो, आप किसी थर्ड फ्रेंड पे डिपेंड कर रहे हो और सृष्टि भी उसी थर्ड फ्रेंड पे डिपेंड कर रही है, तो अब आप भी इस पे डिपेंड करवाए जा सकते हो और आप भी इस पे डिपेंड कर, उल्टा भी कर सकते हैं। अभी तक तो अपन सारे के सारे y एज ए फंक्शन ऑफ x बना रहे थे, राइट। अभी हमारे इस डिफरेंशिएशन चैप्टर में इतना इतना इसका रोल नहीं है, लेकिन आगे चल के तो हो ही जाएगा, x एज ए फंक्शन ऑफ y भी बनाया जा सकता है, उल्टा भी किया जा सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर दोनों के दोनों वेरिएबल किसी तीसरे पैरामीटर के फंक्शंस हैं तो y एज ए फंक्शन ऑफ x या x एज ए फंक्शन ऑफ y बनाया जा सके या बना लें तो उस फंक्शन को कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म फंक्शन। ठीक है, क्लियर है, अब थोड़ा बहुत हल्का फुल्का क्लियर हुआ, लेकिन आप दोनों सेम फ्रेंड पे डिपेंड करने चाहिए, तभी आप दोनों का कनेक्शन बैठेगा, u एज ए फंक्शन ऑफ हर और u एज ए फंक्शन ऑफ हर तभी बैठेगा जब आप दोनों के दोनों सेम पैरामीटर पे डिपेंड करो और सेम पैरामीटर के फंक्शन हो। फंक्शन तो y इज इक्वल टू एफ एक्स या एफ एक्स इक्वल टू वाई एक्स, ये दोनों फंक्शंस नहीं होंगे, फंक्शन मेन तो ये है हमारा, ये वाला फंक्शन पैरामेट्रिकली फॉर्म्ड फंक्शन होगा जिसका पैरामीटर t होगा, क्योंकि y भी t पे डिपेंड कर रहा है और x भी t पे डिपेंड कर रहा है, जो फाइनल फंक्शन बनेगा। ठीक है, हमको फाइनल डेरिवेटिव इस फंक्शन का चाहिए, dy बाय डी एक्स चाहिए, हमारा टास्क ये है। समझ आया? ठीक है, अभी क्लियर है। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका, इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका देखो, हमारे पास y इक्वल टू जी ऑफ टी है, हमारे पास x इक्वल टू एच ऑफ टी, मतलब एक तरीका तो वो है ही सही कि अभी मैंने जो बताया एग्जांपल y इज अ फंक्शन ऑफ x बना दो और फिर dy बाय डी एक्स निकाल दो, लेकिन उसमें y इज अ फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली कई बार बनेगा और कई बार नहीं भी बनेगा। अब ये है मॉडर्न तरीका, ये है मतलब एडवांस तरीका, इस तरीके से वो बने तो भी निकल सकता है, ना बने तो भी निकल सकता है, तो इस फंक्शन इस तरीके को अपने को फॉलो करना है एक्सरसाइज। ठीक है, y इज इक्वल टू जी ऑफ टी, x इक्वल टू जी ऑफ टी। तो देखो बेटा y x का फंक्शन नहीं है पर y t का तो फंक्शन है, तो y को t के रिस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t निकाल दी, उसको कैसे डिनोट कराऊंगा मैं, dy बाय dt। बोलो, y को रेस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको dy बाय dt से डिनोट कराएंगे। चलो जी, तो x जो है वो y का फंक्शन नहीं था लेकिन x t का फंक्शन है, तो x को भी t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू t उसको कैसे डिनोट करा देंगे, dx बाय dt। डन, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है।
आपको एग्जाम में ये दो चीजें दे दूं तो आप आराम से ये दो चीजें निकाल लोगे क्या? अच्छे से निकाल लोगे। अब शॉर्टकट तो ये है, इसको इससे डिवाइड करो, dt से dt गया, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। करना भी यही है, करना भी यही है, ये याद करने का तरीका है ना। बट प्रैक्टिकली dt से dt कैसे गया सर? dy बाई dt तो एक कंप्लीट मीनिंग होल्ड किए हुए है ना, वहां पे कोई वैल्यू थोड़ा ना कि काट दिया आपने। dy बाई dt तो एक कंप्लीट वैल्यू है होल्ड किए हुए, इसका स्पेसिफिक मीनिंग है सिंपली। सिमिलरली dx बाई dt भी एक कंप्लीट वैल्यू है, उसमें से आप उसका एक पार्ट कैसे काट सकते हो वैल्यू में से? अब जैसे मेरे पास है, सपोज करो 12 डिवाइडेड बाई 13, तो इसका 1 और 1 काट सकता हूँ क्या मैं? 2/3 आंसर लिख सकता हूँ, वो पूरी वैल्यू इसका एक पार्ट कैसे काट दिया आपने? तो dy बाई dt इज कंप्लीट वैल्यू। तो ये याद करने के लिए था कि dt से dt गया और dy बाई dx मिलेगा। बट एक्चुअली वहां पे dt से dt कटता नहीं है। एक्चुअली वहां पे ये होता है कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t को क्या कहते हैं, चेन रूल। अभी चेन रूल बताता हूँ, अभी चेन रूल से ये चीज बन के आएगी, चलो बता ही देता हूँ। देखो मेरे पास क्या गिवन है, y एज ए फंक्शन ऑफ t, और मेरे पास क्या गिवन है, x एज ए फंक्शन ऑफ t। डन। यहां से क्या निकाल सकते हैं आप? ठीक है, dy बाई dt। अब सुनो, और यहां से क्या निकाल सकते हो आप? निकाल सकते हो। मुझे एक चीज बताओ, dy बाई dt को मैं, हमने सीखा था चेन रूल, dy बाई dx इंटू dx बाई dt लिख सकता हूँ। सोच के देखो, सोच के देखो, बोलो अनुष्का। dy बाई dx इंटू dx बाई dt लिख सकता हूँ क्या? कि y को x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दूं और चेन रूल से x को t के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दूं, तो फाइनली मेरे पास y का t के फॉर्म में डेरिवेटिव मिल जाएगा। अब ये एक इक्वेशन है, दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस। यहाँ पे ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू। चलो इनके ये dy dt dy dx dt dx ये तो अलग अलग नहीं हो सकते, बट ये पूरी वैल्यू तो इधर उधर जा सकती है ना, जा सकती है। तो मैं इस dx बाई dt को इसके नीचे डिवाइड करा सकता हूँ क्या? तो उससे क्या मिलेगा बताओ? dy बाई, अभी तो क्लियर है ना? और शॉर्टकट dy बाई dx चाहिए था ना, तो dt से dt काटना जरूरी है, डिवाइड दिस बाय दिस। ये शॉर्टकट तरीका याद करने का। और कोई पूछ के बताया ऐसे कैसे, तो ये चेन रूल फॉलो करके दिखाना है। समझ आया क्या? अच्छे से समझ आया? चलो यही सब कुछ वहां किया हुआ होगा मोस्ट प्रोबेबली, चेक कर लेते हैं और कोई नई चीजें तो। नाउ वी नो दैट बाय यूजिंग चेन रूल वी हैव, चेन रूल से हमको कुछ ऐसा मिल जाएगा, देखो वही किया, dy बाई dt इक्वल टू dy बाई dx इंटू dx बाई y को t के रेस्पेक्ट में डायरेक्टली डिफरेंशिएट करना है, तो पहले y को x के रेस्पेक्ट में कर लो और फिर x को t के रेस्पेक्ट में कर लो। ये चेन रूल ने सिखाया अपने को, सिखाया, ठीक है। नाउ व्हाट, सो इसको इधर ले जाओ, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x यानी dy बाई dx अल्टीमेट टास्क था हमारा निकालना, वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई dx को निकालने के लिए इस पार्ट को उसके नीचे ले जाएंगे, दैट मींस dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt कर देंगे। डन, क्लियर है? अच्छा अब ध्यान से सुनो, जब मैं कहता हूँ dy बाई dx तो इसका मतलब क्या है? y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू, यही है। तो y तो एक t का फंक्शन है ना, और x भी एक t का फंक्शन है, तो dy बाई dx का मतलब ये हो गया क्या, चेक करो, क्योंकि y की वैल्यू g ऑफ t था, यही था। तो इसका मतलब है y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका मतलब क्या है, g ऑफ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h ऑफ t। तो g ऑफ t एक फंक्शन है, h ऑफ t भी एक फंक्शन है, इसका मतलब था g ऑफ t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू h ऑफ t, दोनों फंक्शन है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आया, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, दैट्स व्हाई द टॉपिक नेम इज आल्सो कॉल्ड इन द अपवर्ड साइड एज, मैंने कहा था ना एक नाम और रख दिया हमने, बुक में तो नहीं रखा, हमने ट्राई किया, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। अभी तक हम डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन तो कर रहे थे, पर विथ रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे थे, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे थे, यस और नो? जैसे कि मैंने लिखा
साइन एक्स का डेरिवेटिव करो। तो आप साइन एक्स का डेरिवेटिव तो कर रहे थे, डी साइन एक्स तो कर रहे थे, लेकिन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ही तो कर रहे थे। ऐसा तो ना था विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स कर रहा था मैं, ये ऐसा तो ना था विथ रेस्पेक्ट टू टेन एक्स कर रहा था, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कर रहा था, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे थे। क्या कर रहे थे? तो अपन एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल कर रहे थे। इस पार्ट में अपन एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दूसरा फंक्शन करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। समझ आया? क्लियर है? इसका नाम ये वाला भी समझ में आ गया? ठीक है, तो नोट्स के लिए तो हमने जो लिखना था करीब करीब शायद हम लिख चुके हैं, और अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं स्ट्रेट अवे। यस, दैट्स इट। तो देखो, सो we can say that we are differentiating a function with respect to another। हम कह सकते हैं कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है दूसरे किसी फंक्शन के, लेकिन जो ये दोनों फंक्शन है ये सेम वेरिएबल के फंक्शन होने चाहिए। ये भी टी का ही फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो भी जिस वेरिएबल का फंक्शन है जिससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी सेम वेरिएबल का फंक्शन होना चाहिए। क्लियर है क्या? कोई डाउट नहीं है? ओके, ठीक है, चलो इसको भी खुले रहने दो, कुछ अगर नोट डाउन करना होगा तो। नीचे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया जो नेक्स्ट टॉपिक है। चलते हैं एक्सरसाइज पे, स्टार्ट करते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस कर लेंगे ना, तो वो जो आप कह रहे हो ना कि थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो रहा है, वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा ना। क्वेश्चंस भी कम ही है। 5.6 देखो, इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करते हैं एक बार। इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 से लेकर 10 में कुछ इक्वेशंस गिवन है। लेट दिस बी इक्वेशन, लेट दिस बी एन अनदर इक्वेशन। इक्वेशंस में एक्स और वाई कनेक्टेड हैं पैरामेट्रिकली। कनेक्टेड कैसे हैं? क्योंकि दोनों एक ही पैरामीटर के फंक्शन है, तो ये कनेक्टेड हो गए। मान लो यहाँ यू होता तो ये कनेक्टेड नहीं होते, तो ये अलग बात होती है, अलग बात होती है। ये आप अलग डिपेंड कर रहे हो, आप अलग डिपेंड कर रहे हो, आपका आपस में कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर दोनों सेम चीज पे डिपेंड कर रहे हो तब आपका सिस्टम बनाया जा सकता है। ठीक है, सो एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामेट्रिकली बाय द इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 10। 1 to 10 में आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, उसमें एक्स एंड वाई पैरामेट्रिकली कनेक्टेड है। आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, पर एक लाइन और लिखी हुई देखो ध्यान से, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। आपको पैरामीटर को नहीं भगाना है। जैसे अभी स्टार्ट जब हमने किया था तो क्या एग्जाम्पल दिया था बताओ? y = 3t। अच्छा, याद है आपको? x = sin t। तो इसमें y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाने के लिए मैंने क्या करा, मैंने t की वैल्यू साइन इनवर्स x ऊपर रख दी, तो y = क्या हो गया था? 3 साइन इनवर्स x। तो इस फंक्शन में y एज ए फंक्शन ऑफ x में t कहाँ है? कहीं t दिख रहा है? तो आपने तो पैरामीटर भगा दिया, एलिमिनेट कर दिया। ठीक है ना, उसने क्या कहा है भैया, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर आपको ये काम करना है। तो आप अब ये काम तो कर ही नहीं सकते। वैसे भी मैंने कहा था कि वो काम कभी कभी कर सकते थे, और उसको ट्रेडिशनल तरीकों को अपन छोड़ देंगे, अपन मॉडर्न तरीका जो अभी अपन ने सीखा डिवाइड करने वाला वही फॉलो करेंगे। उसमें पैरामीटर नहीं भागेगा। पैरामीटर नहीं भागने का मतलब है आंसर पैरामीटर की फॉर्म में, यानी आंसर टी की फॉर्म में आना चाहिए। फाइनल डी वाई बाई डी एक्स किसकी फॉर्म में आना चाहिए? टी। अब कई बार क्या होता है, वो टी डायरेक्टली कन्वर्टेबल होता है एक्स या वाई में, तो कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, बाकी अगर हर बार नहीं होगा तो हमारा फाइनल आंसर कुल मिला के किस फॉर्म में आना चाहिए? टी की फॉर्म में आना चाहिए। उसने कहा है विदाउट एलिमिनेटिंग द टाइम। अभी मैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स निकाल लूँ तो डी वाई बाई डी एक्स टी की फॉर्म में आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा? -3 डिवाइडेड बाय √1 - x²। इसमें टी का है? नहीं है ना, तो ये हमने तो टी को एलिमिनेट कर दिया। क्या कर दिया? अब या तो फिर यहाँ से x² की वैल्यू वापस रखो तब जाके टी मिलेगा, x² की वैल्यू वापस टी की फॉर्म में रखो तब जाके टी मिलेगा। समझ आया? सारी बातें क्लियर हैं? चलो जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन करते तो सारी बात समझ में आ जाएगी। तो हेयर द गिवन, ऐसे लिखूंगा मैं, हेयर द फंक्शन y = f(x)। फंक्शन तो आज भी वही है, y = f(x), बट पैरामेट्रिकली गिवन है। कैसे गिवन है? पैरामेट्रिकली गिवन है। दोनों को तीसरे वेरिएबल का फंक्शन बता दिया है ना। इस गिवन पैरामेट्रिकली एज, इस गिवन पैरामेट्रिकली एज, फिर हम ये दोनों पैरामीटर मतलब दोनों इक्वेशंस लिख देंगे, 1 2 लिख दी। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टी, इसमें भी और इसमें भी। नाउ क्योंकि dx/dt आ जाएगा वहां से और यहाँ से dy, डिफरेंशिएटिंग
बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू, वही पैरामीटर है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर टी। मेंशन कर दूंगा कि यहाँ पे वो तीसरा पैरामीटर टी है। ठीक है, वी गेट नॉट वेल। सृष्टि, तबियत सही नहीं है बच्चे? रात को नींद पूरी नहीं हुई, पढ़ाई कर रहे थे? अच्छा, मतलब हेल्थ इश्यूज की वजह से नींद नहीं आई। तो आज छुट्टी है ना, सो लेना, मतलब क्लासेस लेने के बाद। ओके, विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर टी वी गेट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, डी एक्स बाय डी टी, एंड लगे हाथ वहां से क्या आ जाएगा, डी वाई बाय डी टी। सो कोशिश करो, फोकस करो, डी एक्स बाई डी टी। 280 स्क्वायर का डेरिवेटिव बताओ। अब आप इसको एक्स मान के चलो, एक्स होता तो कर देते ना, तो अब बस आंसर एक्स में आता, बेटी में आएगा। ठीक है ना? तो बोलो क्या होगा, 2 2 जा 4 ए टी। इधर आओ, इसको भी एक्स मान के करो, तो 4 ए टी क्यूब, पावर 4 है तो एक कम हो जाएगी, 4 ए टी क्यूब। समझ आया? इसको हो गया, इसको हो गया। अब आपको पता है क्या करना है, उसको इससे डिवाइड करना है, क्योंकि डी वाई बाय डी एक्स चाहिए। लेट्स से डी एक्स बाय डी वाई चाहिए होता तो इसको इससे डिवाइड कराता। हमको डी वाई बाय डी एक्स चाहिए ना, क्योंकि वाई नेचुरल डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स नेचुरल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स होता है नेचुरली। अब उल्टा आगे होके उसने कहने को लो कहा है तो बात अलग है, इसलिए इसमें कहेगा उल्टा करने के लिए भी डी एक्स बाय डी वाई भी निकालो, उल्टा मान लो, है ना, इनवर्स सोच लो, वो ग्राफ को यूं फ्लिप करके, एक्स एक्स एक्सिस तो यूं मान लो और वाई एक्सिस यूं मान लो। पर वो तो वो कहेगा जब नेचुरली तो हम डी वाई बाय डी एक्स से निकालेंगे ना, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो, नाउ नाउ द डेरिवेटिव ऑफ y, the derivative of y with respect to x is given by, उसको dy by dx कह सकता हूं मैं, dy by dx। इसको निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, dy by dt को dx by dt को डिवाइड। अब ये क्यों आया, ये चेन रूल से आया, ये हमको यहाँ पे शो करने की जरूरत नहीं है, हमने तरीका देख लिया। सो dy by dt की वैल्यू क्या है, 4 a t क्यूब। dx by dt की वैल्यू क्या है, 4 a क्यूब। 4 से 4, a से a, टी क्यूब से टी काटेंगे तो टी स्क्वायर इसका फाइनल आंसर। तो देखो हमारा फाइनल आंसर उसी पैरामीटर में आ रहा है, पैरामीटर एलिमिनेट नहीं हुआ यहाँ से। ठीक है ना? सही। ठीक है, बोलो। देखो अगर पैरामीटर इजीली कन्वर्टेबल है एक्स या वाई में, तो एक्स या वाई में भी आता है आंसर, ऐसी बात नहीं है। जैसे डायरेक्टली टी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है क्या कहीं? अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखो एक्स इक्वल टू 2 a t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ सकती है, एक्स बाय टू है, तो इसका आंसर एक्स बाय टू भी हो सकता है। टी को एक्स की फॉर्म में चेंज कर दिए, है ना, यहाँ पे y इक्वल टू एटी तो पावर 4 है, यहाँ से भी टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, रूट में निकलेगी, उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट उसका उसका क्वेश्चन था कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, तो आपको पैरामीटर रखना है। अगर वो ना कहे ना ऐसा कि विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, तो यू कैन राइट दिस एज योर आंसर एज वेल। तो 1 to 10 में आपको एक्स और वाई में ना देखे, टी में या जो भी पैरामीटर गिवन है उसमें आंसर देना है। फिर 11वां क्वेश्चन डिफरेंट है, उसको देखिए, क्योंकि 1 to 10 के इंस्ट्रक्शंस क्या है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर। समझ आया अभी? चलें सेकंड क्वेश्चन पे। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, आप थोड़ी स्पीड पकड़ लें जितने मैक्सिमम क्वेश्चन आज कर पाए। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू बी कॉस थीटा, दिस इज। सो निकाल लूं मैं डी एक्स बाई डी टी एंड डी वाई बाई डी टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू द थर्ड वेरिएबल। सो यहाँ से मिला मुझे डी एक्स बाई डी टी, और डी थी नहीं, अब थीटा है, तो पैरामीटर थीटा मेंशन कर देना वहां पे, है ना, एंड डी वाई बाय डी थीटा। तो कुछ अजीब वगैरह चीजें अब शुरू हो जाएंगी यहाँ से, लिखने सुनने देखने में अजीब लगेंगी, पर हमको डील करना है उससे, है ना। तो ए, अच्छा हाँ, ये बोलना भूल गया मैं, ए और बी कभी वेरिएबल्स की
कैटेगरी में शामिल नहीं हो पाए आज तक, ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये? इवन टी और यू को भी वेरिएबल की उपाधि प्राप्त है, जैसे भी प्राप्त है। टी को वेरिएबल मान रहे हैं ना अपन, टी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जिसको डिफरेंशिएट करते हैं और जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल को वेरिएबल के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ए और बी जहां भी आ जाए, वो कहे या ना कहे, हमको उसको कांस्टेंट की उपाधि देनी है। और इनकी मतलब फंक्शन के अंदर औकात कांस्टेंट की है, और कांस्टेंट के साथ जो किया जाता है वही इनके साथ होगा। जैसे मान लो यार 2 होता तो वो कॉपी पेस्ट होता, तो ए है तो ए भी क्या हो जाएगा? कॉपी पेस्ट। आप ऐसे नहीं कर सकते सर ये तो है ना प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ऐसा आप नहीं कह सकते। इसको वेरिएबल की तरह ट्रीट नहीं करना, इज्जत नहीं देनी इसको, तो भैया कांस्टेंट है। समझ गए? ए ए बी सी डी ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स होता है ना। कॉस थीटा का डेरिवेटिव करो आप, तो क्या होता है? सो सॉल्व थोड़ा सा करके लिखें तो माइनस ए साइन थीटा, इधर आओ, बी पैरामेट्रिक सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और cos थीटा का डेरिवेटिव अगेन माइनस साइन थीटा। इसको भी थोड़ा सॉर्ट आउट करूं तो माइनस। ठीक है, तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से निकाल लो। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा क्या है? माइनस बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ये क्या है? माइनस बी माइनस ए साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म। आंसर क्या है? माइनस से माइनस खत्म, बी बाय ए। अब एक कांस्टेंट आंसर आया हमारे पास। आप ऐसे नहीं कह सकते कि सर आपने इसमें तो पैरामीटर को एलिमिनेट कर दिया। इसमें पैरामीटर एलिमिनेट नहीं हुआ। देखो जैसे अगर मैं कहूँ y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स क्यूब, और मैं सडनली कह दूँ y इक्वल टू 3, मैं सडनली क्या कह दूँ y इक्वल टू 3, तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मैंने x को भगा दिया। मैंने x को नहीं भगाया, x की पावर वहाँ 0 है। एक्स की पावर क्या है वहां पे? वो मौजूद है, एक्स की पावर 0, लेकिन वो उसको हम क्या नाम देते थे? कांस्टेंट फंक्शन का नाम देते थे। ठीक है ना, तो ये भी एक कांस्टेंट फंक्शन निकल के आया, डी वाई बाई डी एक्स का निकल के आया। इसको आप ऐसे मत कह देना कि सर थीटा तो एलिमिनेट हो गया, उसने तो कहा था मत करो एलिमिनेट। हाँ, इसका आंसर वाई और एक्स में आता। किसमें आता? तब आप कहते हैं आपने थीटा एलिमिनेट किया। वाई और एक्स में थोड़ा ना आ रहा है कांस्टेंट। अभी मान लो ये बी और ए की वैल्यू रख दूं 3 and 5, 3/5, तो 3/5 तो कांस्टेंट वैल्यू है। सो बी बाई इज अवर फाइनल आंसर। समझ आया? ठीक है, चले नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन देखो। एक्स इक्वल टू साइन टी, वाई इक्वल टू कॉस टू टी। अब कैलकुलस की दुनिया में इंटी ये इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का बहुत बड़ा हाथ है। शुरू में आपको मैंने डिस्क्लेमर दे रखा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितनी अच्छी आती है कैलकुलस उतना ही अच्छा आता है आपको। सो एक्स इक्वल टू साइन टी का डेरिवेटिव कर देता हूँ मैं स्ट्रेट अवे। यहाँ से मिलेगा मुझे डी एक्स बाय एक्स टी का फंक्शन है तो डी एक्स बाय डी टी, और साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी। डन? ठीक है, और ठीक है, ओके। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा बोलो? y एज ए फंक्शन ऑफ टी की मैंने, तो डी वाई बाय डी टी, और cos 2t का होगा माइनस साइन 2t, और 2t अंदर गया मैं चेन रूल से, तो 2t का 2। समझ आया? मेरे को आंख में क्यों खुजली हो रही है आज? वापस से हो रहा है क्या मुझे? हम्म ठीक है, cos 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t। समझ आया ना? 2t इज द वो चीज है, जैसे x होता तो x आता, 2t होगा तो 2t आएगा। ठीक है, एंड 2t का भी डेरिवेटिव करूंगा 2। समझ आया? ओके, ठीक है। अभी एक तरीका और मेरे हाथ लगाए, मतलब ये सारे तरीके आप धीरे धीरे वैसे भी सीख जाते हैं। आप डिफरेंशियल इक्वेशन लगाते हैं तो बहुत सारी चीज सीख जाते हैं, लेकिन जो जो चीज साफ साफ दिखाई दे रही है वो मैं डिस्कस कर देता हूँ, ये मेरी आदत है। सो इट इज लाइक -2 साइन 2t। ठीक है ना? अब देखो यहाँ कॉस टी और साइन 2t में से भी कॉस टी निकल के आता है, याद है? चलो एक बार के लिए ऐसे ही छोड़ दो, अब डिवाइड करवा दो, फिर वहां कर लेंगे जो करना है ना। दिस डिवाइडेड बाई दिस, मतलब दिस डिवाइडेड बाई दिस, तो डी वाई बाई डी क्या हो जाएगा बोलो? ठीक है, सो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू ये रही -2 साइन 2t, और ये कॉस टी। तो वैसे तो आप रख दोगे तो आंसर करेक्ट है, बट मैंने क्या कहा था आपको? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का भली बात नहीं इस्तेमाल करना है पूरे कैलकुलस। तो साइन 2t क्या होता है? 2 साइन टी कॉस टी। बोलो साइन 2x क्या होता है? 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो साइन 2t क्या होगा? 2 साइन टी कॉस टी डिवाइडेड बाय कॉस टी। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया, आंसर इज -4 साइन टी। मैच करो पहले तो आंसर। -4 साइन टी आ रहा है, आ रहा है? अब देखो
इधर लिख रहा हूं मैं, y इक्वल टू cos 2t था मेरे पास। यहां से आपने क्या निकाला, dy बाय dt। क्या निकला, जो भी निकला, ये निकला -2 sin 2t निकला, यही निकला। लेट्स से मैं यहां से dy बाय dx निकालूं, क्या निकालूं, मतलब मैं dy बाय dx निकालने का मतलब क्या, सुनो, dy बाय dt निकालने का तो मतलब है कि डिफरेंशिएट कर रहा हूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, और dy बाय dx निकालने का मतलब है डिफरेंशिएट कर रहा हूं बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं ये ना निकाल के ये निकाल लूं तो एक्चुअली पता है क्या होगा, एक बार तो cos 2t का जैसे निकला अभी -2 sin 2t, चेन रूल से इस t का भी निकलेगा, और विद रेस्पेक्ट टू x हो रहा है ना दोनों साइड, तो t का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x को dt बाय dx लिख सकता हूं। तो कहने का मतलब है, सुनना ध्यान से, जो बहुत ही गहरी बात कह रहा हूं, जब आप यहाँ पे, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे सेम चीज पाते हैं, तो इसका डेरिवेटिव अलग से नहीं लिखा जाता, क्योंकि इसका डेरिवेटिव dt बाई dt 1 हो गया है। लेकिन जब आप यहाँ पे और यहाँ पे अलग चीज नहीं, सेम चीज नहीं पाते हैं, डिफरेंट चीज पाते हैं, कहाँ 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 कहाँ, जैसे निकालना तो डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन वो फंक्शन तो टी का है। यहाँ पे डिफरेंट चीज अगर आप पाते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले तो उसको, जैसे वो मान लो cos 2x है, उसकी उसको वैसे के वैसे ट्रीट करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। cos 2x होता तो यही आता, तो cos 2t है तो ये आ गया। लेकिन फिर t को भी डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ गया, dt बाय डी। यहाँ तक क्लियर है। अब इस तरीके से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखना जरा ध्यान से, -2 sin 2t एज इट इज। अब dt बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालो, तो dx बाई dt की वैल्यू अगर cos t है, तो dt बाई डी एक्स इसका रेसिप्रोकल है, तो cos x का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/1 cos t। तो यहाँ से भी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, समझ आया। तो दिस इज अनदर मेथड जो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट डिवाइड करने की बजाय। ठीक है, y एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन है, वहां से आप डिवाइड बाई dx निकालना शुरू करो। तो आपके दिमाग में आया y एज ए फंक्शन ऑफ t गिवन है, यहाँ से डिवाइड बाई dx निकालने के लिए मुझे दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ तो डिवाइड बाई dx वाली टर्म बन गई जो चाहिए मुझे। इधर t के रेस्पेक्ट में था तो पहले तो उसको वैसे के वैसे ट्रीट कर दिया, लेकिन t को भी रेस्पेक्ट x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, dt बाई dx हो गया। अब dt बाई dx की वैल्यू चाहिए, तो dt बाई dx की वैल्यू वो देगा, x इक्वल टू साइन टी को डिफरेंशिएट करके क्या मिला आपको, तो वहां से dx बाई dt की वैल्यू आई, तो इसका उल्टा कर दें तो dt बाई dx की वैल्यू। समझ गए हैं, क्लियर है। ये चीज तो आपको पता है ना, ये मैंने नहीं बताई है, कि अगर अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालने का मतलब होता है y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, और डी एक्स बाई डी वाई निकालने का मतलब होता है x को y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना, और इसकी वैल्यू एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है, क्योंकि इनकी नोटेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इनकी नोटेशन है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल की शक्ल लेके बैठी है। बोलो, ठीक है ना। तो सिमिलरली इनकी जो वैल्यू आएगी वो भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगी। चाहे ऐसे के एग्जांपल ले लो, बोलो y इक्वल टू कोई भी फंक्शन बोलो, कोई भी बोलो, बताओ, साइन एक्स, नहीं साइन एक्स में मत जाओ क्योंकि साइन इनवर्स एक्स में जाएंगे तो फिर कॉम्प्लिकेट ज्यादा होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक मत बोलो, ऐसे कोई भी साधारण सा बोल दो, जैसे मैंने कहा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स बोलना जरा यहाँ से, y इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, डी वाई बाई डी एक्स बोलना, क्या आया, 2x। ठीक है, अब यहाँ से पहले x इज ए फंक्शन ऑफ y बनाओ, x इक्वल टू रूट वाई, और यहाँ से अब dx बाई डी वाई निकालना जरा, dx बाय dy। तो यहाँ पे सेम हो गया तो बस डिफरेंशिएट करना है आपको, और कुछ नहीं करना। यहाँ पे सेम हो गया तो जस्ट डिफरेंशिएट इट एंड डू नथिंग, और अलग अलग है तो फिर कुछ और भी सोचना है। सो जैसे यहाँ पे सेम था तो बस डिफरेंशिएट करके रह गया, कुछ आगे नहीं है। समझ गए। तो रूट रूट समथिंग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट समथिंग यानी 2 रूट y, यही होगा। अब आप ध्यान से देखो, अगर इस इक्वेशन के हिसाब से तो 2x और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं, चेक करो। 2x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2x, x की वैल्यू क्या है, रूट वाई। ये सुनो, ठीक है ना। तो इन दोनों की, ये दोनों नोटेशन वाइज एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो इन दोनों की वैल्यूज भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। समझ आया, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस रूल के तहत हम यहाँ से dt बाई डी एक्स की वैल्यू dx बाई dt की वैल्यू का रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हैं, और डिफरेंशियल इक्वेशन में तो ये काम हर दूसरे इक्वेशन में करना है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी चीज है जहां पहुंचते पहुंचते पता है क्या हो जाता है, ये dx और dy को भी अलग अलग एंटिटी मान लिया जाता है, जिसको करने के लिए रोक रहे हैं ना अभी आपको हम, कि इनको एक वैल्यू मानो एक वैल्यू मानो, वहां जाके कहेंगे अब अलग अलग मान दो, क्योंकि कॉन्सेप्ट वाइज वो अलग अलग ट्रीट हो रही है और कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, और एक बार अगर मैं इनको अलग अलग वैल्यू मान लूं तब तो रेसिप्रोकल करना सब अलाउड है। ठीक है,
कितने क्वेश्चन हो गए यार? हो गए क्या टाइम? चलो कर लो, एक आध क्वेश्चन और कर लो, बच्चे आए नहीं। हाँ जी, x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 4/t, राइट। x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 4/t। तो x इक्वल टू 40 से क्या मिलेगा? dx/dt। यस और नो? तो 40 का मतलब डेरिवेटिव 4। और देखो यहाँ पे सेम है, तो बस 40 को आगे कुछ नहीं करना, 4 इसका डेरिवेटिव करना है, दैट्स इट। ठीक है, एंड यहाँ से dy/dt। 4/t, तो 4 तो कांस्टेंट है। 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/t²। तो फाइनल आंसर इज -4/t²। तो dy/dx निकाल लें यहाँ से। dy/dx इक्वल टू, सबसे आसान तरीका तो यही है, dy/dt, dx/dt। dy/dt क्या है? -4/t²। 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, -1/t²। देखना आंसर सही है। ठीक है, क्लियर? अच्छा, एक यहाँ से आप नोट डाल के लिखो कहीं पर भी, पहले इसको देख लो। जब जब एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, जैसे इसमें आ रहा है, मल्टीप्लाई करो आप, टी से टी करके कांस्टेंट आ रहा है, टी से टी करके कांस्टेंट आ रहा है, तब तब, वेन एवर, इफ, कुछ भी लगा दो, इफ ये हो, देन देन dy/dx का जो आंसर आएगा, वाई का डेरिवेटिव हमेशा y-y/x आएगा, फिक्स है। हमेशा क्या आएगा? -y/x आएगा। ठीक है, इसको अपन इस क्वेश्चन से प्रूफ भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे x इंटू वाई करना जरा, x इंटू वाई किया तो मैंने क्या आया? 40 मल्टीप्लाइड बाय 4/t। इसे टी खत्म, 16 कांस्टेंट आ रहा है ना, कुछ भी कांस्टेंट आ जाए, नॉट ओनली 16, 17, 18, 16 लाख, 17 लाख, 17 कुछ भी आ जाए, एनी कांस्टेंट आना चाहिए। सो x इंटू वाई कॉन्स्टेंट आया, तो उसका डेरिवेटिव निकालने के लिए सपोज करो, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, x इंटू वाई कॉन्स्टेंट 16 आ गया, इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप स्ट्रेट अवे इम्प्लिसिट फंक्शन मानते हुए डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x कर दूं मैं इसको। सो x का डेरिवेटिव 1, y का डेरिवेटिव dy/dx, फिर x एज इट इज, सही कर रहा हूँ? नहीं, नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एक्स एज इट इज, अरे गलत कर रहा हूँ, दोनों का ही डेरिवेटिव कर दिया। एक्स का डेरिवेटिव 1 और वाई एज इट इज, प्लस अब एक्स एज इट इज और वाई का डेरिवेटिव dy/dx, और 16 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से ये टर्म उधर जाएगी तो -y हो जाएगी, और ये इसके नीचे आएगी तो -y। तो सर आपने तो यहाँ पे dy/dx -y/x आना, हमारे क्वेश्चन में तो आया नहीं। आप ध्यान से देखो, -y/x करोगे तो यही बनेगा। -y की वैल्यू क्या है? 4/t डिवाइडेड बाय एक्स, -y/x करना है मुझे, क्या करना है? -y। एक्स की वैल्यू 40, इसको सोल्व करो तो ये बन रहा है -1/t² बन रहा है ना। तो दोनों का अगर प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट आ रहा हो तो जस्ट आप -y/x कर लो, माइनस y की वैल्यू ले लो, उसका नेगेटिव कर लो और x की वैल्यू से डिवाइड कर दो, वही आपका फाइनल dy/dx आएगा हर हाल में। सो आप इस पार्ट को एज ए नोट डाल के लिख लेंगे आपके इस जो पैरामेट्रिक वाले फंक्शन से, इंपॉर्टेंट नोट, कि whenever x into y equal to a constant value, then dy by dx is always equal to -y/x। डन। एक लास्ट और आज, ठीक है। टोटल कितने हैं? तो फिर बाकी ये कल हम इस लेवल पे आ जाएंगे कि कल हो जाएंगे। cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव पार्ट शुरू हो गया, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ गए, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा है, इन्वॉल्व है ना। x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, y इक्वल टू sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। कर दूं मैं, dx/d थीटा होगा इस बार, dx/d थीटा करो जरा। cos थीटा का माइनस sin थीटा, cos 2 थीटा का, पहले तो देखो माइनस से ब्रैकेट लगा देता हूँ, माइनस लगा ब्रैकेट लगा दो। cos 2 थीटा का क्या होता है? -sin 2 थीटा इंटू फिर 2 थीटा का 2। ठीक है, और अभी थीटा के टर्म्स में ही मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। मान लो किसी और टर्म्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता तो अभी डी थीटा वाई वो दूसरी टर्म भी आ जाती। मान लो एक्स की टर्म्स में, वाई की टर्म्स में करता तो डी थीटा बाई डी वाई, टी की टर्म्स में करता डी थीटा, लेकिन थीटा के टर्म्स में ही कर रहा हूँ तो थीटा का डी थीटा बाई डी थीटा 1 हो गया, इसलिए उसको लिखना जरूरी नहीं समझा। समझ गए? इसको थोड़ा सॉर्ट आउट कर दो बेटा,
So it is like minus sin theta minus minus plus 2 sin 2 theta। अल्फा ऐसे ही छोड़ दो, फिर देखेंगे इसको कुछ और में कन्वर्ट करना है कि नहीं। इधर आओ, dy बाय डी थीटा, बोलो साइन थीटा का कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट लगाओ साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू थ्रू थीटा का 2। तो सॉर्ट आउट किया तो कॉस थीटा 2 cos 2 theta। So from here on, derivative of y with respect to x can be found out by using dy by dx notation as follows: dy by d theta divided by dx by d theta। So dy by d theta is, जो भी है लिखो एक बार, cos theta minus 2 cos 2 theta, यहाँ बोलो माइनस साइन थीटा डिवाइड प्लस 2 साइन 2 थीटा। देखो इसी फॉर्म में आंसर है कि फर्दर सॉल्व किया cos 2 थीटा एंड sin 2 थीटा को आगे और किया हो तो ठीक है, नहीं मेरे हिसाब से नहीं किया होगा। यही, ये माइनस साइन थीटा को उधर लिख देना, अच्छा नहीं लग रहा है, शुरुआत में हम नेगेटिव टर्म्स नहीं लिख रहे, माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो cos 2 थीटा को अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा जैसी चीजें निकल के आएंगी। तो इधर तो cos थीटा ही है ना, हाँ इधर cos स्क्वायर थीटा होता तो फिर cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा सॉल्वेबल था, अभी सॉल्व होगा ही नहीं, तो फिर कन्वर्ट क्यों करें, फिर तो यही मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म मानी जाएगी ना, समझ गए, इसलिए नहीं किया उसने। अभी अगले कुछ क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा, तो दो ऐसी चीजें हैं जो कि आपको मुंह जबानी याद होनी चाहिए क्या क्या होती हैं। sin 2 थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, जिस भी फॉर्म में जहां कन्वर्टेबल होगा वहां कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ बोलो, cos थीटा को हम क्या करते हैं, तो उससे क्या होगा, नीचे भी कैसे कटेगा बताओ, कुछ नहीं कटेगा ना। अब ये एनालिसिस जितनी जल्दी कर लो, कई बार क्या होता है हम कन्वर्ट करते हैं फिर पता चलता है कुछ नहीं कटा, तो वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप मन में ही सोच ली कि यार इसको करने से कोई फायदा नहीं, ऐसे ही छोड़। डन, क्लियर, काफी आज के लिए, चलो बाकी का। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, नाइस डे, कीप लर्निंग।